हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल टेकपुर। मैं दीपा आप सभी के चैनल टेकपुर बाय एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं अभी सभी? जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे फटाफट से। जैसा कि आज सभी जानते हैं, होली बाद में मना लेना भाई, अभी कल है होली, आज नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम अपना आज जो है पेपर कंप्लीट करने की तैयारी में हैं। हम जल्दी ही ये अपना हमने कल तक जो है वो 79 तक, कल हमने ये देखो यहाँ तक परमिले की बात कर ली थी, 79 तक हमने बात कर ली थी। आज जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 जो हमारा आज का रहने वाला है, 80 से लेकर आज हम अपने कोशिश करेंगे, यदि आप लोगों ने थोड़ा सा साथ दिया तो 80 से 100 तक ये क्वेश्चन हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, और जिससे कि ये हमारा पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 80 से ही शुरुआत करनी है आज। तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पर सभी बच्चे जवाब दे देंगे कि तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है, बताएं कौन सा होता है। कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी परमिएबिलिटी उसके फ्री स्पेस की तुलना में कम है, यानी कि जिनकी परमिएबिलिटी कम होती है, आपको वो बताने हैं। पूछ रहा है आपसे, सबसे पहला कह रहा है फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बाइपोलर या नॉन मैग्नेटिक, बताएं जल्दी से। आपको बता दूं, बिल्कुल सही, फेरोमैग्नेटिक तो भाई सबसे अच्छे चुंबक हैं। फेरोमैग्नेटिक, जैसे कि एग्जाम्पल भी बता दूं आपको, लोहा। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, सबसे अच्छा चुंबक होते हैं भाई, जैसे कि आपका लोहा, या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं निकिल भी कह सकते हैं, या फेरो के एलोय, लोहा या लोहे के एलोय। पैरामैग्नेटिक मैंने बताया था कल की क्लास में, पैरामैग्नेटिक जो कि आपके चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन क्या बहुत कम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद फिर आया पैरामैग्नेटिक, भी गलत हो गया। नॉन मैग्नेटिक तो बिल्कुल गलत, उसने कहा तत्व जिसकी पारगम्यता उसके मुक्त स्थान की, पारगम्यता यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जाने तो देंगे लेकिन कम, तो यहाँ पर वो कौन से हैं, डायामैग्नेटिक है भाई। क्या है, डायामैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक में तो पारगम्यता आने का मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर कर दें कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्टीमेट इक्विपमेंट। निम्नलिखित में से परम उपकरणों का उदाहरण कौन सा है। परम उपकरण बताइए कौन सा है। वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट आवर मीटर, एम्पियर आवर मीटर या फिर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। जल्दी से आंसर दे दें भाई, जल्दी से। देखो यहाँ पर नो डाउट हो सकता है कि आपको परम उपकरण यहाँ पर ना भी पता हो। आपको बता दूं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट कितने, दो टाइप के, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं हमारे सेकेंडरी। एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। और एक सेकेंड, आपको बता दूं ना, मैंने आपको बताया जितने भी हमारे मापक यंत्र हैं, सुनिएगा इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट। जितने भी हमारे मापक यंत्र हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे प्राइमरी और दूसरे होते हैं हमारे सेकेंडरी। हिंदी में कहा जाता है इन्हें, एक प्राथमिक और दूसरे होते हैं हमारे कौन से, द्वितीयक। एक होते हैं प्राथमिक, दूसरे होते हैं द्वितीयक। प्राइमरी, इन्हीं प्राइमरी को ही हमारे परम उपकरण कहा जाता है। परम यानी कि जो अपने आप में पूरे होते हैं।
अच्छा, अब वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट आवर मीटर और एम्पियर आवर मीटर, ये चारों की चारों क्या है भाई, आपको बता दूं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो आपकी क्या करते हैं कि आपके सिर्फ और सिर्फ किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की होने को दर्शाएं, जो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि क्या यहाँ पर आपका करंट या वोल्टेज या कुछ भी जो इलेक्ट्रिकल है वो पावर है भी या नहीं है। सिर्फ जो यस और नो में एब्सेंस बताएं कि हाँ है इस सर्किट में करंट या नहीं, वो होते हैं आपके प्राइमरी, और जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू माप कर देते हैं वो होते हैं हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे जो हैं ये हमारे कौन से हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है भाई। वोल्ट मीटर भी एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, वोल्टेज माप के देते हैं। एमीटर भी, वाट आवर मीटर, वाट आवर एक एनर्जी मीटर है। एम्पियर आवर मीटर भी आपका क्या है जी, एम्पियर आवर भी आपका टाइम आ जाता है जहां पर वो एनर्जी मीटर में काउंट होता है। लेकिन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, डी आर स्नोबल गैल्वेनोमीटर हो चाहे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो, गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करता है, सर्किट के अंदर करंट के होने या ना होने को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, What is inversely proportional to permeability? परमिएबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आपका रिलक्टिविटी, सस्पेक्टेबिलिटी, परमिटिविटी, कंडक्टेंस या रिएक्टेंस, बताएं जल्दी से, जल्दी से यहां पर बताइए। परमिएबिलिटी का उल्टा क्या होता है, परमेबिलिटी का उल्टा, परमेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपकी मतलब मैंने बताया भी था कि परमेबिलिटी जो अपने में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने दे। रिलक्टिविटी बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। रिलक्टिविटी क्या होता है, उसका उल्टा, कि रिलक्टिविटी आपकी मैग्नेटिक रेजिस्टेंस, मैंने बताया भी था एस से इसको नोट किया जाता है। ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फ्लक्स को इस्टेब्लिश नहीं होने देती। परमेबिलिटी जाने देगी, रिलक्टिविटी रोकेगी। तो क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के उल्टे। ठीक है जी, याद रखना। एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहां पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। यहां पर क्या कह रहा है कि यदि कोई कैपेसिटर आपका 0.24 कूलाम का चार्ज लेके जाता है 10 वोल्ट पर, तो उसकी कैपेसिटेंस बता दीजिए क्या होगी। सी का आपको फॉर्मूला बताना है, बताएं जल्दी से क्या होगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि Q इज इक्वल टू CV होता है। Q इज इक्वल टू CV, तो यहां से C क्या बन गया भाई, आपका Q बाय V बन गया। आपको Q यहां पर क्या दिया हुआ था, Q उसने क्या दिया था 0.24, वोल्टेज कितनी 10 दे दी, तो ये क्या बन गया 0.024 फेराड। फेराड क्या होती है, आपकी कैपेसिटेंस की यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए गया बिल्कुल सही जवाब। देखो यहाँ पर कोई अगर कंफ्यूज हो रहा हो ना, मैडम CQ बाई V होता है, V बाई Q होता है, क्या होता है क्या नहीं। देखो बेटा आपको बताऊं 0.24 और 10 दिया था, 0.24 का किसी से भाग उल्टा करोगे तो भाई ये 1.2 भाग करोगे या गुणा करोगे तो इनमें से आपका B C D में से तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, A या E बनेगा। और ये एग्जैक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट लगना था यार, बहुत छोटा सा है। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल बताएं जरा, क्या कहता है कि इफ द 10 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है सीरीज में, व्हाट इज द सेम कैपेसिटेंस वैल्यू। यदि 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं, एक मिनट सुनिएगा, यदि 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं तो समान धारिता, ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है भाई। इसमें ये बताना है कि कितने कैपेसिटर, चलो ये इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ दीजिए। ये बताइए भाई, गोज रोल, गोज का नियम,
गोज का नियम आपको बताना है। गोज थ्योरम आपने पढ़ी होगी। गोज का नियम आपका पूछ रहा है कि गोज का नियम किस पर लागू होता है, गोज का नियम किस पर लागू होता है। आपका क्या कह रहा है, टू दी फील्ड। गोज का नियम, गोज थ्योरम ने आपका क्या बोला था कि गोज का थ्योरम आपकी फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज के लिए लंबे सीधे तार के कारण, फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज के तार के कारण, फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के कारण, फील्ड के लिए पूरी तरह से चार्ज किए गए वलय का, भाई सभी पर लगता है गोज का नियम। गोज के लिए आपको बता दूं सिर्फ एक पॉइंट आता है कि गॉसियन सरफेस होना चाहिए, गॉसियन सरफेस। गोज लॉ ने क्या बोला था कि यदि आपका किसी भी सतह पर, ये कोई भी सतह, उसने ये नहीं बोला था कि आप कैसी शेप लो, आप कैसी मर्जी शेप लीजिए, उसको फर्क नहीं है। उसने क्या बोला था कि इसके ऊपर चार्ज, आपका जितना चार्ज बटा हुआ है वो चार्ज जो है क्या होगा, इस पूरी सतह पर कितना फ्लक्स लगेगा वो बराबर होता है इसके अंदर, इस सतह पर लगने वाले आवेश के। तो आपको उसने ये नहीं बोला कि ये सतह कैसी हो कैसी नहीं हो, वो तो भाई कैसी मर्जी सतह हो, इसीलिए मैंने बोला सभी पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 86। If the separation of a parallel plate of a capacitor is divided, यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेटों के अलगाव बट गया है तो उसकी धारिता बताइए क्या होगी। कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से जवाब दे दें क्वेश्चन नंबर 86 का। कहता है कि यदि कोई आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच का जो सेपरेशन है, ये हमारे क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनके बीच जो ये सेपरेशन है डी, इसको हम क्या कर दें, अगर कहता है कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाए, इसको बांट दें, इसको बांट दोगे तो आपकी कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। C इज इक्वल टू एप्साइलेंट एप्साइलेंट नॉट एप्साइलेंट आर A बाई डी, ये फॉर्मूला लगेगा। बताइए क्या आंसर बनेगा, जल्दी से जवाब दे दें। C इज इक्वल टू एप्साइलेंट एप्साइलेंट नॉट एप्साइलेंट आर, ये ऐसे भी आ जाता है, एप्साइलेंट नॉट एप्साइलेंट आर को खाली एप्साइलेंट लिखा जाता है। A बाई डी, एप्साइलेंट होता है परमिटिविटी जी, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी में, कैपेसिटर में ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, और वैसे परमिटिविटी भी कहा जाता है इसको, और म्यू आर होता है परमिएबिलिटी। तो यहाँ पर उसने बोला था कि कैपेसिटर, यहाँ पर प्लेटों के बीच में जो गैप है यानी कि डी, वो बट जा रहा है यानी कि घट रहा है। तो भाई ये घटेगा, इसको आप बांट दोगे, अगर आधा कर दे रहे हो तो ये ऊपर आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन नंबर का जवाब दे दें। बताइए जरा, उस समय जब फ्यूज लिंक को गलाया गया है, उससे लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है, तब तक के समय को की मात्रा क्या कहलाती है। अब आपसे यहाँ पर फ्यूज के टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि वो टाइम बताइए जितने के लिए फ्यूज लिंक इज ब्रोकन टू द टाइम द ओवर करंट इज इंटरप्टेड। उस समय को क्या कहा जाता है कि जब फ्यूज लिंक को गलाया गया है, क्यों, क्योंकि उसमें से ओवर करंट आ गया है, ओवर करंट में व्यवधान डालने के लिए। बताएं, आर्किंग टाइम, क्लियरिंग टाइम, मेल्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम या टाइम ऑफ केयरलेसनेस। टाइम ऑफ केयरलेसनेस तो भाई देखो कुछ होता ही नहीं है हमारे फ्यूज के अंदर, वो जो है वो हमारा क्या कहलाता है, आर्किंग टाइम लगा कहलाता है कि कितनी देर के लिए हमारी चिंगारी लगी है। जितनी देर के लिए, भाई आपको सिंपल सी बात है, जब आपका फ्यूज एलिमेंट क्या होता है, पिघलता है, फ्यूज एलिमेंट आपका पिघलता है ओवर करंट आने की, ओवरलोड होने की वजह से, ओवर करंट आने की वजह से जितनी देर तक आपका फ्यूज एलिमेंट पिघला रहता है उतनी देर के लिए उसके अंदर स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है, वो
चिंगारी लगती है, और वही जितनी देर के लिए आपकी चिंगारी लगी हुई है कि आपका ये ओवर वोल्टेज ओवर करंट आपने कम नहीं किया, उतनी देर के लिए वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, आर्किंग टाइम कहलाता है। ठीक है, एक नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर का और आंसर दे दें। किसी उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड 3 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग, ये आपका इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन पावर प्लांट का क्वेश्चन है भाई। उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर आपको बताना है कितना होगा, यहाँ पर डिमांड फैक्टर बताना है जी क्या होगा, जबकि आपको उसका कंज्यूमर का कनेक्टेड लोड बोल रहा है 3 किलोवाट का है, और मैक्सिमम डिमांड जो है वो आपको 1.5 किलोवाट की दी हुई है। बताइए जरा, बताओ डिमांड फैक्टर क्या होगा। यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते जरूर है, लेकिन बहुत आसान आते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बताएं जरा क्या आंसर बनेगा डिमांड फैक्टर का। बताओ, कनेक्टेड लोड आपको 3 किलोवाट है, मैक्सिमम डिमांड 1.5 किलोवाट है, डिमांड फैक्टर कह रहे हैं निकाल दो। बिल्कुल, डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड बटे में कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 1.5 है, ये कितनी है 0.3 है, तो भाई जब 0.3 नहीं 3, तो ये जब आप भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है 1.5, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब। याद रखना डिमांड फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है, तो डी तो वैसे ही और ई भी वैसे ही काट सकते थे। ठीक है जी, डिमांड फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 89, पढ़ाई में ध्यान दे लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और भाई आप लोगों को बता दूं, आज जो है यहाँ पर इस पेपर की आखिरी क्लास है भाई। इसके बाद हमारी मंडे से सीधा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर क्लास स्टार्ट होगी। इस चीज को याद रखना, बार बार कह रही हूँ, फिर कोई बच्चा ना कहे कि मैडम मुझे तो पता ही नहीं चला कब बैच आया कब खत्म हो गया। भाई बिल्कुल, क्योंकि बाद में फिर आप लोग बोलते हैं कि मैडम पता ही नहीं चला कि कब पेपर हो, कब आपका बैच निकला कब नहीं निकला। तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर उम्मीद बैच चल रहा है ITI के लिए। IOCL का पेपर भी आ चुका है, तो आप लोगों की और इसके साथ UPPCL TG2 की वैकेंसी बहुत जल्दी ही आ जाएंगी। कल भी समझाया था, आज भी बता दूं, टाइम नहीं मिलेगा फॉर्म भरने के बाद कि सोचो तैयारी कर ले, नहीं। तो अभी से जल्दी अपना तैयारी में उतर जाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई। और JVNL की तो निकली ही हुई है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर। तो हर एक ITI एग्जाम के लिए उम्मीद बैच आपका चलाया हुआ है। जिसने अभी तक एनरोल ना किया हो कर लेना, फिर मत बोलना कि नुकसान हो गया। क्लासेस उसमें लगातार चल रही हैं। 4 बजे साइंस की क्लास होती है, नीतीश सर आपके ले रहे हैं, और फिर और मैथ की भी क्लास चल रही है उसमें। इसके बाद आपकी हिस्ट्री, राजस्थान GK पूरी चल रही है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी पूरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 का जवाब दे दें। किसी ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट में धारिता के कारण बताएं जरा क्या है। कैपेसिटेंस इन अ सर्किट सिमिलर टू ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू। ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस किस किस वजह से आती है, जल्दी से जवाब दे दें। किस वजह से? आपके करंट इन द लाइन, करंट की वजह से, पोटेंशियल में डिफरेंस आने की वजह से, लीकेज करंट की वजह से, तो भाई चार्जिंग करंट आपका डेवलप होता है, तो वो तो नहीं है। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, भाई के ट्रांसमिशन कैपेसिटेंस का मैग्नेटिक फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं। सी भी गलत, डी भी गलत, ई भी गलत। तो बताएं अब क्या बचेगा। पोटेंशियल में, बिल्कुल सही। विभव का अंतर आपका कैपेसिटेंस का कारण बनता है। ये ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आ गया भाई। स्कॉट कॉम्बिनेशन, स्कॉट कनेक्शन,
स्कॉट कनेक्शन का आपका क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि स्कॉट कनेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस द टीजर ट्रांसफॉर्मर, ये आपके 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, इसमें आपके क्या किए जाते हैं, दो ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। 3 फेज से आपके 2 ट्रांसफॉर्मर की मदद से 3 से 2 फेज कन्वर्जन के लिए आपका यूज होता है। यही पूछ रहा है, एक आपका मेन ट्रांसफॉर्मर होता है, दूसरा आपका टीजर ट्रांसफॉर्मर। बोला ना 3 से 2 सप्लाई लेते हैं 3 फेज की और उसको बदल देता है किसमें, 2 फेज में। वही पूछा, स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टता द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है, बताएं कितने एंगल पर बढ़ाती है भाई, ये याद रखना है। बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्टली कितना रहता है, 90 डिग्री पर बढ़ाता है। एक उसी स्कॉट कनेक्शन का, जहां पर भी हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया उसने कि ये आपका कौन सा कनेक्शन है, लेकिन ये टीजर से आपको पहचानना है। मैंने बताया आपको कि 2 ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, एक मेन और एक टीजर। यहाँ पर टीजर ये कह रहा है कि अगर प्रॉपर बैलेंस करवाना है तो टीजर ट्रांसफॉर्मर में आपके कितने नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए आपके मेन ट्रांसफॉर्मर की तुलना में, बताओ। ये फिक्स है, याद रखिएगा, ये फिक्स वैल्यू। जब आपको ये पूरे कनेक्शन पढ़ाऊंगी मशीन में, ट्रांसफॉर्मर में पूरा कंसेप्ट जानना है तो भाई फिर वही बात आती है, ऑफिशियल एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर जुड़ना पड़ेगा, बैच आपको लेना पड़ेगा। ये फिक्स रहता है कि ये आपको प्राइमरी के अगर 100% है तो उसका 0.86% जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स आपके लिए जाते हैं टीजर में, टैपिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 का और आंसर दे देंगे, दे भाई जल्दी से सभी बच्चे जवाब। इसमें क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ डेल्टा स्टार कॉम्बिनेशन में 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, द सेकेंडरी लाइन वोल्टेज रिलेटिव टू द प्राइमरी लाइन वोल्टेज इज। यहाँ पर आपको बताना है, त्रिकला प्रणाली में डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टेज के सापेक्ष में द्वितीयक लाइन क्या होगी, यानी कि ये आपकी प्राइमरी, ये आपकी सेकेंडरी। अब आपको बताओ कि लाइन वोल्टेज में दोनों में क्या संबंध बनेगा, लीडिंग 30 लैगिंग, 60 लीडिंग 60 लैगिंग। पहली बात तो देखो दोनों अलग अलग हैं, जीरो भी नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका क्या है, डेल्टा स्टार है। आपको बता दूं इनमें डेल्टा स्टार, इनमें जो अंतर जाता है वो आपका 0.8 का, यानी कि आपका कितने, हमेशा 30 का होता है, 60 बिल्कुल भी नहीं। अब ये बताना है लीड करेगा या लैग करेगा, लीड करेगी या फिर लैग करेगी, लीड करेगी भाई, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर स्टार डेल्टा होता तब भी फेज डिफरेंस आता, फेज शिफ्ट आती, 30 डिग्री की आती, लेकिन इसके लिए क्या हो जाता, 30 डिग्री लैगिंग, 30 डिग्री लैगिंग हो जाता भाई। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बता दो भाई, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर दे देंगे सभी बच्चे। Which of the following are the advantage of डेल्टा स्टार? डेल्टा स्टार के क्या एडवांटेज हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। क्यों हम डेल्टा स्टार का उपयोग करते हैं, डेल्टा स्टार के क्या फायदे हैं।
वैसे तो बिल्कुल सही है भाई, जब ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन दिख जाता है, क्यों ब्रिजेश बिंद जी, उसी को चुन के आ जाते हैं सभी। और लकीली यहाँ पर सही भी है ई ऑप्शन आपका। चलो आपको बता दूं, आपके 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को जोड़ने के आपके 6 से 7 तरीके होते हैं। एक आपका स्टार स्टार, दूसरा डेल्टा डेल्टा, तीसरा स्टार डेल्टा, चौथा डेल्टा स्टार, पांचवा वीवी कनेक्शन जिसे ओपन कनेक्शन कहा जाता है, और छठा आपका स्कॉट कनेक्शन। ये 6 तरीके हैं, ये हमें सब पढ़ने होते हैं। इनमें से कभी भी कोई भी क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है, तो सारे डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप के उम्मीद बैच में। बताओ चलो 93 का 94 का जवाब दो। कहता है कि टोटल वोल्टेज इन द लोकल सर्किट ऑफ द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन संपनर टेस्ट। अब ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग की बात कर रहा है, संपनर टेस्ट पर आ जाता है। संपनर जिसे बैक टू बैक टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें आपके 2 ट्रांसफॉर्मर एक बैक टू बैक अवस्था में एक के बाद एक चलाए जाते हैं, यानी कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में दिया जाता है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि इस संपनर टेस्ट में आपके द्वितीय आपसे पूछ रहा है कि टोटल वोल्टेज कितनी होगी, इक्वल टू 0, डबल द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द ई सर्किट। बिल्कुल सही, 0 के बराबर। यहीं पर हमें ऑप्शन मिल गया। सम ऑफ दी वोल्टेज हम क्या लेके चलते हैं, तो अपनी 0 लेके चलते हैं। अगर 0 नहीं है इसका मतलब आपके ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग में गड़बड़ है, ट्रांसफॉर्मर गलत है। एक और क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर दे दें। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ स्लैंटिंग इन अ ट्रांसफॉर्मर। परिणाम मित्र में स्लैंटिंग का प्राथमिक कारण क्या है। ये दरअसल स्लैंटिंग आपको लिखा है स्लॉन्जिंग होता है। स्लॉन्जिंग का मुख्य कारण क्या है। बताएं जल्दी से। स्लॉन्जिंग, स्लॉन्जिंग का ट्रांसफॉर्मर में क्या मेन रीजन है। स्लॉन्जिंग का मतलब होता है आपका, मतलब बस वैसे अगर मीनिंग बताऊं, स्लॉन्जिंग का मतलब है आपका कि अभद्र भाषा, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की अगर केस में हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मर में है स्लॉन्जिंग का पहले तो मतलब पता होना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये किस वजह से आता है। बताओ स्लॉन्जिंग का कारण क्या होता है भाई। बिल्कुल सही, तेल का ऑक्सीडाइज्ड हो जाना। तेल में यदि आपकी ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद हो जाएगी तो आपका वहां पर क्या हो जाता है, आपका तेल स्लॉन्जिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 का और आंसर देंगे सभी बच्चे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण में 2 समान परिणाम मित्रों की आवश्यकता होती है। इसका तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया भी था। बताए बताओ जल्दी से, आपका किस में 2 टेस्ट अभी मैंने बताया था। आपकी ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग में क्या होता है, एक ओपन सर्किट टेस्ट होता है, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, जो कि आपके ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर और लॉसेस का पता करने के लिए, और एक होता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर टेम्परेचर लिमिट का पता करने के लिए कौन सा, बैक टू बैक, संपनर बैक टू बैक टेस्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन इसका हो गया ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है जी, ओपन और शॉर्ट में तो एक ही में होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर दोगे।
केमिकल यूज्ड इन द रेस्पिरेटर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। रेस्पिरेटर का मतलब होता है, आपको बता दूं यहाँ पर रेस्पिरेटर का मतलब आपका यानी कि श्वसन नली, आपके श्वसन नली से संबंधित है, श्वसन नली से संबंधित है। और बिल्कुल सही, हमारा ट्रांसफॉर्मर की श्वसन नली से संबंधित है सिलिका जेल। इसका कलर अगर चेंज होता है, सिलिका जेल आपका क्या करता है, यदि अगर ये आपका शुरुआत में ब्लू रंग का है तो बिल्कुल बढ़िया, फिर अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू से वो आपका फीका फीका लाइट ब्लू होते होते वो आपका फाइनली किस पे आ जाता है, आपके पिंक पे आ जाता है, तो वो बिल्कुल खराब हो जाता है। ये आपका 98 क्वेश्चन नंबर जो है ये आप लेंगे अपने होमवर्क के तौर पर भाई, होमवर्क के तौर पर। अब सुनिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग मुझे सभी ऑफलाइन कमेंट करके तो देंगे ही। अब गाइस मैंने पहले भी बताया था, बार बार बता देती हूँ, जो बच्चे अब जुड़े हों उनसे उनको बता दूं, अब जो ये क्लास है ये पेपर हमने कर दिया लगभग कंप्लीट। तो भाई अब आपसे मुलाकात होगी मेरी सोमवार सीधा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, याद रखिएगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए भाई जो भी बच्चे अपनी वाकई तैयारी करना चाहते हो तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर जो आपका ये उम्मीद बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ हाँ बिल्कुल, कल होली है तो आप सभी को भी होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। कल का होली के त्योहार का आपको अवकाश मिलेगा। हमने अपना, मैंने कहा भी था हमारा टारगेट है कि हम अपना क्या करेंगे, होली से पहले पेपर पूरा कर देंगे, तो पेपर मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है भाई। अपनी होली सुरक्षित साफ सुथरी ध्यान से होली भी मनाइएगा और उसके बाद तुरंत जुड़ जाएंगे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, ताकि क्लासेस पढ़ाई का भी हर्जा ना हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया।